कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच में होती है, जहां एक जहाज अंधेरी रात के आसमान के नीचे तैर रहा होता है। एक आदमी अपने जहाज की जांच कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक विशालकाय बवंडर पर पड़ती है, जो तेजी से जहाज की ओर बढ़ रहा था। लेकिन यह कोई साधारण बवंडर नहीं था। इसके अंदर भयानक जीव घूम रहे थे, जिन्हें तेज हवाएं अपने साथ ले जा रही थीं। अगले ही पल एक विशाल प्रागैतिहासिक केकड़ा, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका था, बवंडर से निकलकर जहाज पर आ गिरा और उस आदमी को बेरहमी से मार डाला। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कहानी 10 घंटे पहले की घटनाओं पर जाती है। एक वैज्ञानिक मैट अखबार में छपे एक चौंका देने वाले समाचार को पढ़ता है, जिसमें एक रहस्यमयी बवंडर के बारे में बताया गया था, जिसकी उत्पत्ति कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल से हुई थी। लेकिन यह के घातक जीवों को अपने साथ घुमा रहा था, जिनमें से कुछ को हजारों साल पहले विलुप्त माना जाता था। जैसे ही ये खबर टीवी और अखबारों में फैली, मैट ने तुरंत ट्रेविस को फोन किया, जो एक विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया कंपनी फीम का मालिक था। इसी बीच एक रेस्टोरेंट में 3 FBI एजेंट पैमिला, टीना और पेपर अपने अगले मिशन की तैयारी कर रही थी। उनका लक्ष्य एक खतरनाक अपराधी क्लाइव को पकड़ना था। लेकिन जैसे ही टीना और पेपर रेस्टोरेंट से बाहर निकली, पूरे शहर में अचानक अजीब झटके महसूस किए गए। उधर मैट और ट्रेविस मिलिट्री डिपार्टमेंट में जनरल विल्सन से मिलने पहुंचे। मैट ने अपनी रिसर्च पेश करते हुए बताया कि यह बवंडर किसी भी सामान्य बवंडर की तुलना में 4 गुना तेज घूम रहा है, जिससे यह बेहद खतरनाक हो चुका है। लेकिन असली खतरा उस स्थान में था जहां से यह उठा था, एक प्राचीन दफन क्षेत्र, जहां हजारों साल पुराने जीवों के अवशेष मौजूद थे। अगर ये जीव बवंडर की चपेट में आ गए तो वे दोबारा जिंदा हो सकते से उन्हें रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन मैट की आपातकालीन चेतावनी के बावजूद जनरल विल्सन ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और मैट और ट्रेविस को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। इस शर्मिंदगी के बावजूद ट्रेविस को मैट की बात पर भरोसा था। उसने वादा किया कि वह सरकार से बात करने का एक मौका जरूर दिलाएगा, ताकि वे समय रहते अपने शहर को बचा सकें। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार पैमिला एक होटल में क्लाइव से मिली। क्लाइव, बिना ये जाने कि पैमिला एक FBI एजेंट है, उससे मिला। लेकिन उनकी मुलाकात बीच में ही तब बाधित हुई जब एक भयानक खबर सामने आई। कैरन नाम की एक पत्रकार, जो इस बवंडर की रिपोर्टिंग कर रही थी, ने इसे समुद्र किनारे जाकर लाइव दिखाने का फैसला किया। उसके कैमरामैन ने उसे चेतावनी दी कि यह खतरनाक होगा, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने फिल्मांकन शुरू किया, उसने देखा कि बवंडर के अंदर विशाल और भयानक जीव घूम रहे थे। इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, एक विशाल प्रागैतिहासिक शार्क बवंडर से निकलकर कैरन पर हमला कर देती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कुछ ही देर में बवंडर शहर में प्रवेश कर जाता है और तबाही मचानी शुरू कर देता है। उधर मैट और ट्रेविस पेंटागन की ओर बढ़ रहे थे, जब मैट ने बताया कि उसके पास इस बवंडर को खत्म करने का एक तरीका है, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन तब तक ट्रेविस का इरादा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह इस बवंडर को रोकने के बजाय इसकी तबाही से पैसा कमाने की योजना बना चुका था। उसने मैट से धोखा किया, उसकी पूरी रिसर्च चुरा ली और उसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया, ताकि वह पेंटागन में अपनी खोज न दिखा सके। शहर भर में डर फैल चुका था, क्योंकि ये बवंडर लगातार तबाही मचा रहा था। अब इसे आधिकारिक रूप से मॉन्स्ट्रारो नाम दिया जा चुका था। एक आलीशान होटल में मुख्य सुरक्षा गार्ड ग्रेडी ने सभी मेहमानों को आदेश दिया कि वे होटल के अंदर ही रहें, क्योंकि असली तबाही अभी बाहर खतरनाक समुद्री जीव घूम रहे थे। और इस चेतावनी के बावजूद कई लोग जबरदस्ती होटल से बाहर निकल गए। ये देखकर पैमिला और उसके साथी भी अपने कैदी को लेकर वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन ग्रेडी ने किसी तरह उन्हें रोक लिया। इसके बाद पेपर ने क्लाइव को कैद करने के लिए एक अतिरिक्त कमरे की। तभी रिसेप्शनिस्ट लॉरा ने उनसे पूछा कि आखिर क्लाइव ने किया क्या है। यह सवाल पेपर को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने तुरंत अपनी बंदूक लॉरा पर तान दी। इसे देखकर लॉरा इतनी घबरा गई कि वह जमीन पर गिर पड़ी। इधर मैट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था कि तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते एक प्लेन पर पड़ी, जिसे राक्षसों ने कुछ ही देर में नष्ट कर दिया। दूसरी ओर होटल मैनेजर डॉन भी वहां पहुंच चुका था
और होटल में पुलिस को देखकर वह तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। जब ग्रेडी ने उसे पूरी बात बताई तो डॉन ने तुरंत पुलिस को फोन करने का सुझाव दिया, लेकिन सभी संचार लाइनें पहले ही नष्ट हो चुकी थी। उसी समय उन्होंने दरवाजे पर खड़े मैट को देखा जो मदद की गुहार लगा रहा था। हालांकि ग्रेडी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैट के साथ कोई राक्षस भी अंदर ना आ जाए। लेकिन इस खतरे के बावजूद डॉन ने दरवाजा खोलकर मैट को अंदर आने दिया। जैसे ही मैट अंदर आया, एक खेकड़े जैसा विशालकाय जीव भी अंदर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन होटल का मजबूत शीशा उसे रोकने में सफल रहा। थोड़ा शांत होने के बाद मैट ने बताया कि वह एक वैज्ञानिक है और इस मॉन्स्टरनेडो को रोकने के लिए उसे सभी की मदद चाहिए। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट केली ने उसे टीवी पर न्यूज दिखाई। मैट ने निष्कर्ष निकाला कि यह तूफान प्राकृतिक रूप से नहीं बना, बल्कि इसे एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति का उपयोग करके बनाया गया है। यदि इसे समय रहते रोका नहीं गया तो यह पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा और अंततः नॉर्थ पोल पर जाकर शांत होगा। इसके बाद मैट और होटल स्टाफ ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। दूसरी ओर पैमिला और उसके साथी अब भी यह सोच रहे थे कि क्लाइव के साथ क्या किया जाए। तभी क्लाइव ने उन्हें किसी अनजान खतरे के बारे में इशारा किया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल ऑक्टोपस खिड़की से चिपका हुआ था। ये देखते ही उन तीनों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी की आवाज सुनकर मैट और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने पैमिला और उसके साथियों को आगाह किया कि उनकी चलाई हुई गोलियां ऑक्टोपस को मारने के बजाय सिर्फ शीशे को तोड़ सकती हैं, जिससे अन्य राक्षसों के अंदर आने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके बाद सभी लोग होटल बार में मिले, जहां मैट ने सरकार से जल्द संपर्क करने की बात कही। पैमिला ने सुझाव दिया कि वे केवल रेडियो जरिए संपर्क कर सकते हैं क्योंकि बाकी सभी संचार प्रणालियां नष्ट हो चुकी हैं। तभी ग्रेडी को याद आया कि उनके पास एक छोटा रेडियो पड़ा हुआ था। वह तुरंत उसे खोजने चला गया ताकि मैट अपने दोस्त फ्लॉयड से संपर्क कर सके, जिसके पास उसकी रिसर्च की एक कॉपी थी। हालांकि मैट को यह नहीं पता था कि इस समय फ्लॉयड खुद पानी से भरी सड़क पर फंसा हुआ था, जहां उसे चारों तरफ से शार्क ने घेर रखा था। इसी बीच जनरल विल्सन अपने ऑफिस में फंसा हुआ था और अब उसे मैट की हर बात पर यकीन हो चुका था। उसने बाहर जाकर वो ढूंढने और इस बवंडर को रोकने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक विशालकाय पक्षी उसके ऑफिस की खिड़की तोड़कर उसे अपने साथ उठा ले गया। उधर होटल में सभी ने रेडियो का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उन्हें ऊंचाई पर जाना जरूरी था। तभी क्लाइव ने मौका देखकर पेपर की बंदूक छीन ली और ग्रेडी और रेडियो को बंधक बना लिया। वह इस रेडियो के जरिए अपने साथियों से संपर्क करना चाहता था। पैमिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्लाइव दरवाजा बंद कर 5वीं मंजिल की ओर चला गया। तभी केली को याद आया कि उस दरवाजे की चाबी रिसेप्शन काउंटर में रखी थी। जैसे ही वह चाबी लेने के लिए आगे बढ़ी, कई विशाल खेकड़े सुरक्षा शीशा तोड़ते हुए होटल में घुस गए। अब सभी के पास केवल सीढ़ियों के रास्ते भागने का ही विकल्प बचा था। सभी को यह एहसास हो चुका था कि वे इन राक्षसों से तेज नहीं भाग सकते, इसलिए टीना ने वहीं रुककर उनका सामना करने का फैसला किया। मैट ने उसे जानवरों की आंखों पर निशाना लगाने की सलाह दी क्योंकि उनका शरीर आसानी से गोलियों को झेल सकता था। लेकिन जैसे ही टीना ने पहली गोली चलाई, वह सीधे एक होटल स्टाफ को लग गई। ये देखकर उसे समझ आ गया कि अब भागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। जैसे ही वह लिफ्ट तक पहुंची, खेकड़ों ने उस पर हमला कर दिया। उसकी दर्दनाक चीखों ने सीढ़ियों पर भाग रहे बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पैमिला उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैट ने उसे रोक दिया क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच क्लाइव ग्रेडी और पेपर के साथ कमरे में पहुंच चुका था। उसने ग्रेडी को सेना से संपर्क करने का आदेश दिया क्योंकि वहां भी उसके कई साथी मौजूद थे। क्लाइव ने पेपर से मैसेज भेजने के लिए कहा, लेकिन पेपर ने सिर्फ मैसेज नहीं भेजा, बल्कि उसने क्लाइव को बहकाने की भी कोशिश की। क्लाइव उसकी बातों में फंस गया, लेकिन जैसे ही सही मौका मिला, पेपर ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उसे काबू में ले लिया। इसके बाद पेपर बाकी लोगों को ढूंढने और मैट तक रेडियो पहुंचाने के लिए बाहर निकल गई और क्लाइव की निगरानी की जिम्मेदारी ग्रेडी को सौंप दी। लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंची, उसे टीना की पिस्टल मिली,
जिसके ठीक पास उसकी सिरकटी लाश पड़ी हुई थी। कुछ ही मिनटों में एक विशाल मगरमच्छ कमरे में घुस आया, जिससे पेपर को भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसी बीच क्लाइव को होश आ गया और ग्रेडी ने तुरंत उसे चाकू दिखाकर डराना शुरू कर दिया। ग्रेडी अपने इस नाटक में इतना खो गया कि उसने खिड़की पर मौजूद ऑक्टोपस के विशालकाय हाथ को देखा ही नहीं, जिसने अगले ही पल उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। उधर पेपर लगातार मगरमच्छ से बचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छिपने की कोशिश की, मगरमच्छ भी वहां घुस आया, जिससे उसे मजबूरन सीढ़ियों की ओर भागना पड़ा। रास्ते में वह अपने बाकी साथियों से मिली और तुरंत उन्हें बताया कि उसने क्लाइव से रेडियो छीन लिया था। लेकिन जैसे ही वह रेडियो मैट को सौंपने लगी, मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। पैमिला अपनी साथी को बचाना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाकी समूह ने वहां से भागने का फैसला किया। अब जब उनके पास रेडियो था, मैट ने अपने दोस्त फ्लॉयड से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें अभी भी होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी डॉन ने खुलासा किया कि होटल के नीचे कई सुरंगें मौजूद थीं, जिनका उपयोग सिविल वॉर के दौरान किया जाता था। सौभाग्य से उसके हाथ पर सुरंगों का नक्शा गुदा हुआ था। इसके बाद समूह ने खुद को 2 टीमों में विभाजित करने का फैसला किया। पैमिला और डॉन सुरंगों को खोजने के लिए निकल पड़े, जबकि मैट और केली रेडियो के जरिए फ्लॉयड से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। उन्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना था, क्योंकि बाहर मॉन्स्टर नाडो ने तबाही मचाई हुई थी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैट किसी तरह फ्लॉयड से संपर्क करने में कामयाब हो गया और तुरंत उससे उसके बैग के बारे में पूछा। उस बैग में तूफान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और कई ऐसे कोड थे जिनकी मदद से वे उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर सकते थे, ताकि फ्लॉयड वह सारी जानकारी उन तक पहुंचा सके। इसी बीच सुरंग में डॉन एक विशाल अजगर की पकड़ में आ गया। उसने पैमिला से उसे गोली मारने के लिए कहा। पहले तो पैमिला बहुत डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने अजगर को गोली मार दी, जिससे डॉन बच गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जिंदगी बचने की खुशी मना पाता, हजारों मकड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसका सिर्फ एक कटा हुआ हाथ बचा, जिस पर सुरंग का नक्शा बना हुआ था। ये देखकर पैमिला दहशत में आ गई और उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। हालांकि भागने से पहले ही एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। मैट और केली ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पैमिला ने उन्हें जाने के लिए कहा और वादा किया कि वह बाहर निकलकर उनसे मिलेगी। जैसे ही वे वहां से निकले, शार्क ने एक बार फिर पैमिला पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक मगरमच्छ वहां आ गया, जिसने शार्क का ध्यान भटका दिया और पैमिला को बचने का मौका मिल गया। इधर मैट और केली आखिरकार सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंच गए, जहां मैट ने फिर से फ्लॉयड से संपर्क करने की कोशिश की। फ्लॉयड ने उन्हें सूचित किया कि उसने सारी जानकारी सरकार तक पहुंचा दी है और जल्द ही सेना उन्हें बचाने के लिए आएगी। लेकिन फ्लॉयड को यकीन था कि वह तब तक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि शार्क्स ने उसे घेर लिया था और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड में एक शार्क ने छलांग लगाकर फ्लॉयड को निगल लिया। यह देखकर मैट को पछतावा हुआ कि उसने अपनी खोज को पहले ही सार्वजनिक क्यों नहीं किया, लेकिन केली ने उसे समझाया कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया और उसे गले लगा लिया। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसे महसूस हुआ कि कुछ उनके चारों ओर कसता जा रहा है। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक ऑक्टोपस ने अपने विशालकाय हाथ से उन्हें जकड़ लिया और अब वह उन्हें कुचलने वाला था। तेजी से सोचते हुए मैट ने केली से ऑक्टोपस को गुदगुदी करने के लिए कहा। जब यह तरीका काम नहीं आया तो केली ने उसके हाथ को जोर से काट लिया, जिससे ऑक्टोपस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अगले ही सेकंड ऑक्टोपस ने फिर से केली को पकड़ लिया। मैट ने अपनी साथी को बचाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि घने अंधकार के बाद अंत सूरज निकला, लेकिन मॉन्स्टर नेडो अभी भी चारों ओर तबाही मचा रहा था। भयंकर जीव शहर में घूम रहे थे, हर जगह विनाश फैला रहे थे। इसी दौरान घंटों संघर्ष के बाद पैमिला आखिरकार सुरंग से जीवित बाहर निकलने में सफल रही। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी मुलाकात मैट से हुई, जो अभी भी केली की मौत से सदमे में था।
उसे संदेह था कि क्या उसका शोध इस विनाशकारी आपदा को रोक भी पाएगा। हालात और भी बदतर थे क्योंकि उनके पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बातचीत के दौरान मैट ने स्वीकार किया कि उसने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया था। कभी परिवार बनाने का समय ही नहीं मिला। पामेला भी इससे सहमत थी। एफबीआई एजेंट होने के कारण वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रही थी। जैसे ही वह अपनी बात पूरी कर रही थी, अचानक एक गोली सीधी मैट के सिर में लगी। शूटर कोई और नहीं बल्कि क्लाइव था, जो किसी तरह बचकर भागने में सफल हो गया था। उसने बिना देर किए पामेला की पिस्तौल उठा ली और उस पर भी गोली चला दी। लेकिन क्लाइव को एहसास नहीं था कि गोली सिर्फ मैट के सिर को छूकर निकली थी और वह अभी भी जीवित था। अब क्लाइव पामेला को सबसे क्रूर तरीके से दंडित करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह उसे पूरी तरह निहत्था और घातक जीवों के बीच छोड़ देगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैट फिर से खड़ा हो गया। क्लाइव ने तुरंत उन पर बंदूक तान दी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही मैट को यह एहसास हुआ, उसने क्लाइव पर हमला कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर पामेला ने अपनी बंदूक वापस ले ली। ये देखकर क्लाइव ने एक बार फिर आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पीछे से एक ऑक्टोपस ने उस पर हमला कर दिया। अब मैट और पामेला को जल्द से जल्द भागने की जरूरत थी। उन्होंने ऊंची जगह पर चढ़ने का फैसला किया, जहां से वे रेडियो के जरिए मदद बुला सकते थे। लेकिन एक मगरमच्छ और एक ऑक्टोपस लगातार उनका पीछा कर रहे थे। ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी उनके मदद के संकेतों का कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वे हताश हो गए। इसी बीच मॉन्स्टरनेडो तेजी से उनके टावर की ओर बढ़ रहा था। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया और अटल खड़े हैं। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एयरफोर्स के लड़ाकू जेट आ रहे थे। एक एक करके जेट्स ने उन राक्षसी जीवों का सफाया करना शुरू कर दिया। ये देखकर मैट और पामेला खुशी से झूम उठे, ये महसूस करते हुए कि शायद वे अब बच सकते हैं।